नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। अहमदाबाद में होंगे 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लगी मुहर। घरेलू मैदान पर 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारा भारत। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से मिली मात। दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से जीती सीरीज। कैबिनेट की बैठक में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव स्कीम को मिली मंजूरी। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन का इकोसिस्टम तैयार करने का लक्ष्य। 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाने के बाद अब कई मंत्रालयों के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1-2 साल के लिए टालने पर विचार। कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम एलॉय और फर्नीचर को होगा बड़ा फायदा। दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत। निफ्टी 26,200 के पार बंद। बैंक निफ्टी की नए शिखर पर क्लोजिंग। बाजार में चौतरफा खरीदारी। संसद भवन में संविधान दिवस का हुआ भव्य आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कहा, संसद ने 3 तलाक की सामाजिक बुराई को खत्म किया। जीएसटी को बताया आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। राष्ट्र की प्रगति में मार्गदर्शक भूमिका को रेखांकित किया। ममता ने कहा, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में। खरगे ने साधा बीजेपी आरएसएस पर निशाना। इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड को रिवाइव करने की तैयारी। पर्यटन मंत्रालय कर रहे बड़े रिवाइवल कैंपेन पर काम। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन पर फोकस। भारत को 2030 में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अहमदाबाद में हमारे संवाददाता केतन जोशी से। केतन, उम्मीद तो पूरी थी, लेकिन आज इस फैसले पर मुहर लग गई है कि अब 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होंगे। अहमदाबाद ने कैसी मारी बाजी? देखिए, अहमदाबाद ने इसके लिए काफी समय से एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत तैयारियां भी की, प्रेजेंटेशन भी किए। तो हम आपको बता दें कि सिलसिलेवार संक्षिप्त में बता दें कि कैसा हुआ। 29 जनवरी को ये पूरा का पूरा क्रम शुरू हुआ। उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर है वो गुजरात ने काफी काम किया। तो जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन के चीफ है वो क्रिस जेंस्किस, उन्होंने 25 जनवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। उसके बाद 7 जून को गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद लंदन गए और जो कॉमनवेल्थ की जो टीम है उनके साथ एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री की अगुवाई में 27 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने एक बीड भी पेश की, जिसमें अहमदाबाद को भारत की ओर से खेले जाने का एक स्थान के तौर पर उसको बताया गया। फिर 29 अगस्त को फिर से एक प्रपोजल और एक पूरी टीम, हर्ष संघवी और पीटी उषा जो कि स्पोर्ट्स का एक चेहरा है, वो वहां पर गए। और बाद में आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तब भी वहां पर ग्लासगो के अंदर अभी ये सेलिब्रेशन चल रहा है, अनाउंसमेंट भी हो रही है। और अब गुजरात और अहमदाबाद की पहचान है वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगी, लेकिन एक स्पोर्ट्स अरेना के रूप में भी काफी कुछ एक नया बदलाव आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, 2036 में जब ओलंपिक खेले जाने वाली है तो उसका भी जो होस्ट है वो अहमदाबाद और गुजरात बनेंगे। इसकी तैयारियां अभी जोरों से चालू है। अभी 3 नए स्टेडियम है उसको खोला गया है। देश का और दुनिया का क्रिकेट का सबसे बड़ा जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा कई सारे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स अरेना बन रहे हैं। तो गुजरात ने इस तरह से सारी तैयारियां करके बाजी मार ली है और अभी हजारों करोड़ का नया निवेश स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आने वाले कुछ साल में तैयार हो जाएगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2036 का जो ओलंपिक है उसका ही ये एक रिहर्सल 2030 की कॉमनवेल्थ गेम बनेगा। और पूरे भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि भारत में काफी लंबे अंतराल के बाद इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय गेम की
मेजबानी करने का मौका मिला है और ये पहली बार होगा कि दिल्ली के बाहर ही ये बड़ा गेम होने जा रहा है। 2 एशियन गेम्स दिल्ली में खेले गए, एक कॉमनवेल्थ गेम 2010 में दिल्ली में खेला गया, लेकिन दिल्ली के बाहर अगर कोई बड़े शहर में ये इंटरनेशनल गेम्स जा रही है तो वो होंगे अहमदाबाद। तो अहमदाबाद और गुजरात ने इस तरह से लंबी तैयारियां करने के बाद इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और न केवल गुजरात की लेकिन पूरे भारत की स्पोर्ट्स में भी एक नई पहचान धीरे धीरे बनती जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार, हर राज्य सरकार है वो स्पोर्ट्स के ऊपर काफी फोकस कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत ही गौरवशाली दिन है। जी 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 बिल्कुल केतन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। आज पूरा देश 150वां संविधान दिवस मना रहा है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस के मौके पर आज संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अलावा उन्होंने जीएसटी को आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। यही नहीं, राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 हटाने से देश की राजनीतिक एकता में आ रही बाधा दूर हो गई। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। साथ ही संविधान दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने 1949 के संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद करते हुए इसकी राष्ट्र की प्रगति में मार्गदर्शक भूमिका को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था, जिससे इस पवित्र दस्तावेज का सम्मान किया जा सके। प्रधानमंत्री ने लिखा कि कैसे संविधान ने सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को देश की सर्वोच्च सेवाओं में योगदान करने का सामर्थ्य दिया है। उन्होंने स्वयं संसद और संविधान के प्रति श्रद्धा के अपने अनुभव साझा किए। 2014 में संसद की सीढ़ियों पर समन और 2019 के संविधान को अपने माथे पर रखना, ये सब उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान ने अनगिनत नागरिकों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार और मौजूदा सिस्टम पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि संविधान भारत की विविधता, भाषा, संस्कृति और समुदायों को जोड़ने वाला दस्तावेज है। उन्होंने लिखा कि संविधान हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। इसका निर्माता चाहते थे कि हमारे अधिकार हमेशा सुरक्षित रहे। अब जब लोकतंत्र खतरे में है, जब धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, जब संघीय ढांचे को बुलडोजर से दबाया जा रहा है, इस मुश्किल समय में हमें अपने संविधान से मिलने वाले बहुमूल्य दिशा निर्देश को रक्षा करनी चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते हैं। समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन ने खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के
खिलाफ है। और आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। संविधान को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। बुलेटिन में बात करेंगे आज के बाजार की। दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत हुई। बाजार में चौतरफा खरीदारी रही है। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी ने 1.25% तक की बढ़त हासिल की। वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में अच्छी तेजी देखी है। मार्केट के ज्यादा अपडेट्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए मार्केट का हाल, कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखी है? तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और साथ ही साथ दिसंबर सीरीज की शानदार शुरुआत आज हमें देखने को मिली है। अक्रॉस द सेक्टर अच्छी खासी बाइंग जो है आज के सत्र में देखी गई है। वेदर इट्स पीएसयू बैंक, आईटी, मेटल पैक, ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा इजाफा। सेंसेक्स तो 1000 अंकों की मजबूती के साथ आज के सत्र में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी में भी करीब 1.5% का उछाल हमें जो है देखने को मिला। लगातार पिछले 3 दिनों में हम देख रहे थे कि सेकेंड हाफ में एक बिकवाली का सत्र शुरू हुआ था, लेकिन क्या शानदार गेन आज बाजार ने दिखाए हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील, अक्रॉस द स्टील पैक में भी अच्छी खासी तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ, साथ में बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अच्छे खासे गेन आज के सत्र में देखे गए। लूजिंग पॉकेट में भारतीय एयरटेल अडानी एंटरप्राइजेज, आयशा मोटर्स और एसबीआई लाइफ में हमें हल्का फुल्का जो गिरावट का सत्र है वो देखने को मिला। अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट की। मिड कैप में देखिए हुडको 4% का इजाफा, पेटीएम में भी करीबन 4.25% की तेजी, एल&टी फाइनेंस और साथ में सेल में भी 3.5% की जोरदार तेजी देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, एमआरपीएल 3.25%, एमएनएम फाइनेंशियल करीबन 3%, नायका में 2.5% की कमजोरी और साथ में सुंदरम फाइनेंस में करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन लगातार हमें जो एक गिरावट का सत्र देखने को मिला था उसमें आज फाइनली जाके एक रोक लगी है और अच्छे खासे गेन्स के बाद दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है। म्यूचुअल फंड निवेश की अगर बात करें तो उनमें छोटे शेयरों का योगदान बढ़ते जा रहा है। छोटे शेयर से होने वाली एसआईपी 10,000 करोड़ के पार निकल गई है। क्या है डिटेल्स, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। शेयर जरूर छोटे लेकिन निवेश और इरादे काफी बड़े हैं और यही कारण ये कि अगर आप मंथली एसआईपी फ्लोज में बियॉन्ड 30 यानी छोटे शेयरों की बात करें तो यहां पर कंट्रीब्यूशन अब 10,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रो एसआईपी 250 रुपये की एसआईपी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग कर रखी है, इसका एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन मंथली फ्लोज में टोटल अगर आप देखें तो जो छोटे शेयर है इनका अब योगदान 40% के पार 41% आपको देखने को मिल रहा है। इक्विटी फ्लोज ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन अब अगर आप देखें तो पैसिव फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड है, अब इनकी भी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं कि 2021 से लेके अब तक किस प्रकार से ये एक बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है। अब जो छोटे शेयरों का योगदान था मंथली एसआईपी फ्लोज में 2021 में 2,832 करोड़ था और आप देखिए कि कैसे कैसे बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। अब ये आंकड़ा 2025 में हम देख रहे हैं लास्ट मंथ का 10,000 करोड़ के पार निकलता हुआ नजर आ चुका है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो पूरा एएमसी पैक है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है इनके लिए ग्रोथ के अपार अवसर है। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स को आप रडार पर रख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज कैबिनेट की बैठक में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी इस पर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। कैबिनेट ने वैसे तो 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन इनमें से 3 प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है। एक प्रस्ताव तो काफी ज्यादा संवेदनशील भी है। उसमें से एक है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की माइनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग तक, यहाँ की तक की एलॉय नॉन एलॉय मेटल में इसको कन्वर्ट करने तक की प्रक्रिया इस स्कीम में शामिल की गई है। जो कंपनियां इस प्रक्रिया में वैल्यू एडिशन करेगी, अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी, सरकार इस इंसेंटिव स्कीम के जरिए उसे इंसेंटिव देगी। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए जो इंसेंटिव स्कीम है ये करीब 7,300 करोड़ रुपए की स्कीम है और इसके तहत 7 साल तक स्कीम चलेगी। और सरकार का लक्ष्य यह है कि इस स्कीम के जरिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की सालाना उत्पादन क्षमता भारत में करीब 6,000 टन तक की तैयार कर ली जाए। ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल में चीन ने जब रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा था तो दुनिया के कई देशों में, जिसमें भारत भी शामिल था, बड़े भारी
किल्लत हो गई थी। किल्लत इस बात की हुई थी कि कई सारे ऑटो पार्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, ऑटो प्लांट कम होने लग गए थे, बंद होने लग गए थे, मोबाइल फोन की किल्लत होने की आशंका जताई जा रही थी। अब सरकार ने इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए इस स्कीम को लाया है। बता दूं कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की 60% की माइनिंग अकेला चीन करता है, 90% प्रोसेसिंग अकेला चीन करता है। चूंकि ये काफी महंगा होता है प्रोसेसिंग करना, माइनिंग करना, इसलिए सरकार ने इंसेंटिव स्कीम लाने का फैसला लिया है। दो और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पुणे वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने, कैबिनेट ने पुणे मेट्रो लाइन के अगले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत विस्तार किया जाएगा पुणे मेट्रो लाइन का। और दूसरा, बदलापुर करजत के लिए भी सरकार ने अतिरिक्त रेल लाइन को यहां पे मंजूरी दी है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की अब बैठक शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, और सूत्र बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में उस स्कीम को मंजूरी मिलने की संभावना है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है। इस पे करीब 7,280 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। ना तो रजिस्ट्रेशन ना ही लाइसेंस की हो जरूरत। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सभी रेगुलेशन के लिए हाई लेवल कमेटी ने जन विश्वास सिद्धांत की सिफारिश की है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। दरअसल कारोबार के रास्ते को, कारोबार के माहौल को और ज्यादा आकर्षक और आसान बनाने के लिए सरकार ने नीति आयोग के मेंबर राजीव गौबा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। इस हाई लेवल कमेटी ने एक खास रिपोर्ट सौंपी है। ये नॉन फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम के रिफॉर्म को लेकर रिपोर्ट की गई है। इस रिपोर्ट में सबसे जो अच्छी बात मुझे दिखी वो ये था, जन विश्वास सिद्धांत की सिफारिश की गई है। ये जो जन विश्वास सिद्धांत है, इसके तहत कहा गया है कि ना तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत होनी चाहिए, ना तो लाइसेंस की जरूरत होनी चाहिए, ना तो एनओसी की जरूरत होनी चाहिए। इन सारी जरूरतों को खत्म कर लिया जाए। रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कंपनी अपनी जानकारी दे रही है, उसका डेटाबेस बना करके रखिए। और इतना ही नहीं, जिन सेक्टर में राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जो बेहद संवेदनशील सेक्टर है, वहीं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी करिए, वहीं पे एनओसी को मैंडेटरी करिए, वहीं लाइसेंस को मैंडेटरी करिए। वरना लाइसेंस, एनओसी, इन सब की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है वो ये कि जो इंस्पेक्शन किया जाता है, इंस्पेक्शन जो समय समय पर सरकार के अधिकारी जाकर निरीक्षण करते हैं, लेबर इंस्पेक्टर हो, दूसरे इंस्पेक्टर हो, तो ये सरकार के अधिकारी न करें। एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था की जाए, यानी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा निरीक्षण कराया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई रेगुलेशन आप लाते हैं या फिर जो भी मौजूदा रेगुलेशन है, उन सब का कॉस्ट एनालिसिस कराइए, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कराइए और कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट करिए। यानी इस रेगुलेशन को पालन करने से कितना खर्च आएगा और उस रेगुलेशन को सरकार के द्वारा पालन करवाने से सरकार का कितना खर्च आएगा, उसका आकलन करिए। फिर पूछिए कि इस रेगुलेशन की जरूरत है कि नहीं है। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सिफारिश नीति आयोग की तरफ से निकल करके सामने आई है। और इन सब के चलिए ये भी कहा गया है कि अचानक से कभी हम टैक्स बदल देते हैं, अचानक से पॉलिसी बदल देते हैं, तो ये ना किया जाए। एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि इसी समय सीमा पर पॉलिसी में बदलाव होगा, इसी समय सीमा पर टैक्स में बदलाव होगा। यानी लोगों को पता हो कि कब पॉलिसी बदलने वाली है, कब टैक्स बदलने वाला है, मौजूदा पॉलिसी कब तक रहने वाली है, ताकि उसी हिसाब से अपना निवेश करें। तो सारी सिफारिशें यहाँ पे की गई हैं और संबंधित मंत्रालयों को कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। भारतीय टूरिज्म का आइकॉनिक कैंपेन इनक्रेडिबल इंडिया एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। पर्यटन मंत्रालय जल्द ही एक नए डिजिटल रिवाइवल कैंपेन लॉन्च करने जा रहा है। ये कैंपेन सिर्फ ब्रांडिंग नहीं बल्कि एआई, बिग डेटा, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की मदद से युवा यात्रियों को जोड़ने की एक कोशिश होगी। विदेशी सैलानियों को खींचने में इनक्रेडिबल इंडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन वक्त के साथ इस मार्केटिंग कैंपेन का असर कम होता गया।
अब पर्यटन मंत्रालय इसके एक बड़े डिजिटल रीब्रांडिंग की तैयारी में है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूरिस्ट इंटरेस्ट मैपिंग होगी और बिग डेटा की मदद से टारगेट मार्केट्स में पहुंच बढ़ाई जाएगी। कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ नए कोलैबोरेशन होंगे और न्यू मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। इसके लिए मंत्रालय ने नया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है। इसे अगले साल जनवरी-फरवरी तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। ग्लोबल कैंपेन का बिल्कुल ज़रूरत है। आफ्टर कोविड वी हैव बीन स्लो ऑन द कैंपेन। वी आर होपिंग दैट नेक्स्ट ईयर हमारा कैंपेन आगे बढ़ेगा। इनक्रेडिबल इंडिया की शुरुआत 2002 में हुई थी और इसे दुनिया के सबसे सफल टूरिज्म कैंपेन्स में गिना जाता है। 2017 में इसे दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हुई, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिले। इसी वजह से इस बार का रिवाइवल ज्यादा आक्रामक, ज्यादा डिजिटल और ज्यादा डेटा ड्रिवन होने जा रहा है, जिसकी मांग इंडस्ट्री लंबे समय से कर रही थी। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 की जो डिमांड है इस समय आयाटो के द्वारा बहुत ही जरूरी है और बेहद जरूरी है। हम लोग लगातार पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और एवं अन्य मंत्रालयों के साथ चर्चा करते रहते हैं कि अगर भारत को एक दुनिया में अग्रिम पर्यटन डेस्टिनेशन बनना है तो उसके लिए प्रचार और प्रसार बहुत जरूरी है। इस रिवाइवल के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत का टूरिज्म अभी तक प्री कोविड स्तर पर नहीं पहुंचा है। घरेलू ट्रैवल में तेजी दिखी है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट फुटफॉल अब भी काफी कम है। ऐसे में इनक्रेडिबल इंडिया को नए मॉडर्न अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना बेहद जरूरी माना जा रहा है। इनक्रेडिबल इंडिया 3.0 का फोकस होगा लेसर नोन डेस्टिनेशंस पर और इसके लिए लोकल और ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप भी करेगी सरकार। साथ ही एआई और बिग डेटा के इस्तेमाल के साथ टारगेटेड मार्केटिंग की जाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाने के बाद सरकार कई मंत्रालयों के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 1-2 साल के लिए टालने पर विचार कर रही है। इससे कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम एलॉय और फर्नीचर को बड़ा फायदा होगा। क्या है पूरी खबर, बता रहे असीम मनचंदा। देखिए, पिछले कुछ सालों में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 733 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी किए हैं। उस वक्त ये ऑर्डर जारी किए गए थे तो कहा गया था कि भारत एक अच्छा एक्सपोर्ट करना चाहता, तो उसके लिए इसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लागू किया जाए। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई लेवल कमेटी ने एनालाइज किया और कहा कि अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को हटाया जाए। तो उस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने 14 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऑलरेडी हटा लिए और कई मंत्रालयों के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उनको हटाने की तैयारी की जा रही है। खासतौर पे कि इसमें जो एल्युमिनियम वायर है, कॉपर एल्युमिनियम एलॉय है, कॉपर एलॉयज है, या फिर फर्नीचर है, फुटवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम्स के जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, सरकार उनको हटाने की तैयारी कर रही है। तो इनको या तो हटा दिया जाएगा या 1 से 2 साल के लिए इनको डेफर कर दिया जाएगा। हाई लेवल कमेटी ने इसकी सिफारिश ऑलरेडी कर दी है। तो कमेटी की मीटिंग भी कई बार हो चुकी है, कई मंत्रालयों से इसका डिस्कशन भी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो बहुत जल्दी आपको नया नोटिफिकेशन आता दिखेगा कि इन क्वालिटी कंट्रोल को हटाया जाएगा, तो जिससे आपको जो एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़ेगा। इंडस्ट्री भी काफी लंबे समय से डिमांड कर रही थी, तो एमएसएमई में जो कंपनियां हैं उनको इसका काफी फायदा होने जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से हरा दिया है। बरसापारा स्टेडियम में बुधवार को 549 रन का टारगेट चेस कर रही भारतीय टीम 140 पर ढेर हो गई। भारत की ओर से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्बर ने सबसे ज्यादा 6 विकेटें ली। इसके साथ ही भारत 2 टेस्ट मैच की ये सीरीज भी 2-0 से हार गया। 25 साल बाद भारत ने साउथ अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी है। तो पुरुषों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल बता रहे मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। आईसीसी मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो गया है और इस बार मजेदार टूर्नामेंट होने वाला है। तो पहली बात, भारत और श्रीलंका कर रहे हैं इस टूर्नामेंट की मेजबानी मिलकर। कुल 20 टीमें इस बार भाग लेने वाली हैं और यह मुकाबला खेला जाएगा 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। अब इतनी सारी टीमें हैं तो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप ए में ऑफ कोर्स इंडिया है, साथ में पाकिस्तान, नीदरलैंड, नामीबिया और यूएसए। ग्रुप बी में रखा गया है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान को। ग्रुप सी में खेलने वाली टीमें होंगी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली। और ग्रुप डी में है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान,
कनाडा और यूएई। तो अब ये 20 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी, ढेर सारे मुकाबले, लेकिन भारत के अहम मुकाबले आपको बताते हैं। इनॉग्रल जो होगा टूर्नामेंट का वो 7 फरवरी को होगा। इंडिया वर्सेस यूएसए इन वानखेड़े। मुंबई में 12 फरवरी को इंडिया भिड़ेंगे नामीबिया के साथ। नई दिल्ली में 15 फरवरी को वो महामुकाबला होगा जिस पर सबकी नजरें होंगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, कोलंबो में ये मुकाबला होगा। 18 फरवरी को इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तो ये तो भारत के इंपॉर्टेंट प्रमुख मैचेस हो गए। सेमीफाइनल खेला जाएगा पहला 4 मार्च को कोलकाता ऑब्लिक में कोलंबो, इसलिए अगर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होगा जो कि कोलंबो हो सकता है। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है और फाइनल होगा 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगर भारत और पाकिस्तान यहां भी आमने सामने होते हैं तो मुकाबला कोलंबो में होगा क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाएगा। तो काफी एक्साइटमेंट सा टूर्नामेंट आने वाला है। 20 टीमें इस बार खेल रही हैं। इटली जैसी फुटबॉल नेशन भी इस बार होगी मुकाबले में और एक्साइटमेंट अपने चरम पर होगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।